हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं एसटीएल और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आइडियल गैस एंड आइडियल गैस इक्वेशन। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बायल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाद्रोज लॉ, इन तीनों लॉ के आने के बाद एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बेनॉइट पॉल। इनका नाम था बेनॉइट पॉल एमाइल क्लैपिरोन। तो बेनॉइट पॉल एमाइल क्लैपिरोन ने नियर अबाउट 1834 के करीब में इन्होंने बायल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाद्रोज लॉ, गैलोसेक लॉ, इन सभी लॉ को आपस में एम्पेरिकली कंबाइन किया और कंबाइन करने के बाद एक नया लॉ डिराइव किया, एक नए फार्मूले को डिराइव किया जिसे हम आइडियल गैस इक्वेशन के नाम से जानते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन आइडियल गैस के लिए है, तो हमें पहले ये जानना पड़ेगा कि आइडियल गैस किसे कहते हैं। देखिए, आइडियल गैस ऐसा गैस होता है जो सभी गैसेस लॉ को फॉलो करता है, सभी टेम्परेचर और प्रेशर के कंडीशन पर, ठीक है ना। सब टेम्परेचर आप कुछ भी रखो, प्रेशर आप कुछ भी रखो, और उस पर कोई भी गैस अगर चार्ल्स लॉ, बायल्स लॉ, गैलोसेक लॉ, इन सभी लॉ को फॉलो करता हो, ऑल गैसेस लॉ को फॉलो करता हो, उसे हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे आइडियल गैस। इट मीन्स द गैस हु फॉलो ऑल द गैसेस लॉ इज नोन एज आइडियल गैस। क्या बोलेंगे उसको? आइडियल गैस। ऐसा गैस जो सभी गैसेस लॉ को फॉलो करता है उसे हम बोलेंगे आइडियल गैस। तो यहाँ तक तो हमें बात समझ में आ गई कि आइडियल गैस किसे कहते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन कैसे हम लोग डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो जो बेनॉइट पॉल एमाइल क्लैपिरोन थे, इन्होंने कैसे उन तीनों फार्मूलों को आपस में कंबाइन किया, देखते हैं। हमें वैसे पता है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ फ्रॉम, तो हमें तीन लॉ लेने हैं इसमें। हमें बायल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाद्रोज लॉ लेना है। इसमें हमें गैलोसेक लॉ को कंबाइन नहीं करेंगे। तो फ्रॉम मैं लिख दे रहा हूँ एट, यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूँ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यहाँ पे सिर्फ टेम्परेचर के लिए टी लिख दूँ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एन, मतलब नंबर ऑफ मोल और कांस्टेंट टेम्परेचर पर, ठीक है ना, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये कौन सा लॉ है? ये है बायल्स लॉ, ये है बायल्स लॉ, ठीक है। पहला कंडीशन हमने देखा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ये क्या है? बायल्स लॉ। सेकेंड हम देखेंगे, एट कांस्टेंट, ठीक है ना, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये क्या है? इसे हम बोलते हैं चार्ल्स लॉ। यह है मेरे पास चार्ल्स लॉ। तीसरा हम देखेंगे, एट कांस्टेंट, ठीक है ना, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, इसे हम बोलते हैं एवोगाद्रोज लॉ। ये है मेरे पास एवोगाद्रोज लॉ। देखिए मेरे पास तीन लॉ हैं। फ्रॉम मैंने लिखा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, जिसे हम बोलते हैं बायल्स लॉ। सेकंड है, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जिसे हम बोलते हैं चार्ल्स लॉ। तीसरा है, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल, जिसे हम बोलते हैं एवोगाद्रोज लॉ। चलिए इन तीनों को कंबाइन करें। देखिए वॉल्यूम, ये वॉल्यूम और वॉल्यूम, जिसे मैं लिख देता हूँ वॉल्यूम। इधर क्या है? 1/p टी और n, तो देखो n t एक साथ आ जाएंगे, हो जाएगा n t, नीचे कौन आ गया? p, ठीक है। इसको थोड़ा सा और अच्छे से यदि हम लिखें तो ये हो जाएगा v, यहाँ पे मैं इस चिन्ह को हटा रहा हूँ, इक्वल टू लगाऊंगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, तो मान लीजिए यहाँ पे कांस्टेंट r आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया p, ये आपको मिल गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, v इक्वल, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, n को आगे कर दो, हो जाएगा nRT/p। में क्या मिल गया? v इक्वल nRT/p। आप चाहो तो p को इधर लेके आओ, p इधर डिवाइड इधर है, क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, यानी क्या हो जाएगा? pv। हमें क्या मिल गया? pv इक्वल nRT। इसे ही हम बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। pv इक्वल nRT क्या होता है? आइडियल गैस इक्वेशन। यहाँ पे जो r कांस्टेंट है, इसे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं। r को हम बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। r जो है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। r की जो वैल्यू है वह टेम्परेचर,
प्रेशर और वॉल्यूम के यूनिट के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है ना। अभी मैं आगे बताऊंगा भी आर की वैल्यू किस यूनिट में क्या होती है, बस इतना जानिएगा अभी कि आर को हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं, जिसकी वैल्यू टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम के यूनिट के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट आइडियल गैस इक्वेशन। और एक ऐसा इक्वेशन है वह किसी मैटर के स्टेट को भी डिफाइन करने के लिए यूज में लिया जाता है, इसीलिए हम इसे स्टेट ऑफ इक्वेशन भी बोलते हैं। इसका डेफिनेशन कुछ ऐसे होता है कि द इक्वेशन विच गिव्स साइमल्टेनियस इफेक्ट of pressure and temperature on the volume of fixed amount of gas is known as ideal gas equation or equation of state, ठीक है। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, द इक्वेशन विच गिव्स साइमल्टेनियस इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन द वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ स्टेट। चाहे तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि आइडियल गैस क्या होता है और आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है। आइडियल गैस एक हाइपोथेटिकल गैस है जो सभी गैसेस लॉ का सभी टेम्परेचर और प्रेशर के कंडीशन में फॉलो करता है, सभी गैसेस लॉ को फॉलो करता है। आइडियल गैस इक्वेशन हमने देख लिया। आप नॉर्मल ऐसे भी बोल सकते हो, द इक्वेशन विच इज ओबेड बाय आइडियल गैस इज नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन। अगर आपको इतना लंबा याद नहीं करने की आवश्यकता है तो आप सिंपल बोल सकते हो द आइडियल गैस इक्वेशन इज अ टाइप्स ऑफ इक्वेशन विच इज ओबेड बाय आइडियल गैस। नॉर्मल आप कह सकते हो आइडियल गैस एक ऐसा इक्वेशन है जो आइडियल गैस फॉलो करता है, ठीक है। तो अब हम इसके आगे बढ़ेंगे और दो तीन चीजें हम देखेंगे। मान लीजिए कि आपके पास कोई गैस है, ठीक है ना, और उस गैस का वॉल्यूम V1 है, उसका टेम्परेचर T1 है, प्रेशर P1 है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इफ टेम्परेचर pressure and volume of a fixed amount of gas vary from V1, T1, P1 and V2, T2, P2। अगर मान लीजिए इफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स अमाउंट ऑफ गैस वेरी फ्रॉम V1, T1, P1 एंड V2, T2 एंड P2। तो देखिए अगर हमें ऐसा मिलता है कुछ तो हम इसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा, देखिए इस इक्वेशन को हम लेके चल रहे हैं, फिर इसी को आप लेके चल सकते हैं, इसी को लेके चल देता हूँ। ये हो जाएगा P1 V1 इक्वल NR T1। उसके लिए हो जाएगा P2 V2 इक्वल NR T2, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं P1 V1, T1 को इधर ला देते हैं अपॉन T1 इक्वल NR। इसका हो जाएगा P2 V2 और T2 को इधर ले आइए, T2 इक्वल NR। अभी दोनों इक्वेशन में देखिए यहाँ पे P1 V1 अपॉन T1 इक्वल NR। NR यहाँ पे इसलिए सेम ही है क्योंकि R तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और N जो है वो नंबर ऑफ मोल्स है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है इफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स अमाउंट ऑफ गैस, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स भी सेम है, R की वैल्यू भी सेम है, यानी कि P1 V1 अपॉन T1 क्या होगा, दोनों के लिए सेम होगा। अब इन दोनों इक्वेशन से आप देखो NR इक्वल P1 V1 अपॉन T1 है, NR इक्वल P2 V2 अपॉन T2 है। तो हम इन दोनों इक्वेशन को यदि एक दूसरे से कंपेयर करें तो हमें मिल जाएगा, देखो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। हो जाएगा P1 V1 अपॉन T1 इक्वल P2 V2 अपॉन T2। तो इसे हम बोलते हैं विद्यार्थियों कंबाइंड गैस लॉ, इसे हम बोलते हैं कंबाइंड गैस लॉ, ठीक है। इसे भी आप याद रख लीजिएगा, ये भी इसका भी यूज हम सवाल को सॉल्व इस फार्मूले के यूज हम सवाल को सॉल्व करने में भी करेंगे। P1 V1 अपॉन T1 इक्वल P2 V2 अपॉन T2, ठीक है। स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए, फिर हम आगे हम डेंसिटी और मोलर मास का रिलेशनशिप निकालेंगे। हो गया, ठीक। हेडिंग बना लेंगे डेंसिटी एंड मोलर मास ऑफ द गैस, डेंसिटी एंड मोलर मास ऑफ द गैस, यानी कि डेंसिटी और मोलर मास ऑफ गैस के बीच हमें रिलेशन निकालना है। वैसे देखिए भी फार्मूला हमने पढ़ा PV इक्वल NRT, हमने ये पढ़ा है
एन जो है नंबर ऑफ मोल्स है, एन इक्वल फार्मूला होता है W/m। W क्या है, किसी भी उसका वेट है, और m क्या है, उसका मालिकुलर वेट है। इस वैल्यू को इसके अंदर हम यदि पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा PV इक्वल n की जगह पर रखना W/m, तो W/m और यहाँ पे क्या हो जाएगा RT। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं, ठीक है, इस V को इधर लेके आते हैं, इसके नीचे आ जाते हैं, ठीक है ना। V को हम इसके नीचे लेके आते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक, तो ये हो जाएगा P इक्वल W/VM/RT, हमें ऐसे मिल जाएगा। V कहाँ गया, इसके नीचे चला गया, तो P इक्वल W/VM और यहाँ पे RT। ठीक है, अब आपको पता है डेंसिटी इक्वल होता है मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब डेंसिटी इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अब यहाँ पे देखो W क्या है, मास ही तो है उसका, और V क्या है, उसका वॉल्यूम है। ठीक है, तो ये हो जाएगा P इक्वल DRT/m। बात समझ में आई, क्योंकि हमें फार्मूला पता है डेंसिटी इक्वल क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम। W क्या है, उसका मास ही है, मास वेट मास ही तो है, और यहाँ पे V क्या है, उसका वॉल्यूम है। ठीक, काम खत्म। अब इस कैपिटल M को इधर लेके आते हैं, मतलब उसका मोलर मास इक्वल हो जाएगा DRT/P। तो यह रिलेशन है डेंसिटी और मोलर मास के बीच। तो इसको भी आप देख लेंगे और इस फार्मूले को भी आप याद कर लेंगे, ये भी हम आगे यूज करने वाले हैं। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। हो गया, ठीक। अब यहाँ पे हम सपोज करेंगे, सपोज द डेंसिटी एट डेंसिटी D1, ठीक है, एट डेंसिटी D1 द प्रेशर ऑफ गैस इज P1 and temperature is T1 and temperature is T1 and या फिर ऐसे ही नीचे लिख लीजिए, and at density D2 the pressure of gas is P2 and temperature T2। अब देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि सपोज एट डेंसिटी D1 द प्रेशर ऑफ गैस इज P1 एंड टेम्परेचर इज T1 एंड डेंसिटी D2 द प्रेशर ऑफ गैस इज P2 एंड टेम्परेचर T2। तो अब देखो यहाँ से हमें ये इसे मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 से हमें क्या मिल जाएगा, इक्वेशन 1 से हमें मिलेगा कैपिटल M इक्वल D1R T1 अपॉन P1 हमें मिल जाएगा, और टेम्परेचर T2 वाले के लिए हमें मिलेगा M इक्वल D2R T2 अपॉन P2, हमें ये मिल जाएंगे। तो अब एक काम करते हैं, ठीक है, P1 को इधर लेके आते हैं, D1 T1 को इसके नीचे लेके जाते हैं, इसको इधर लेके जाते हैं, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा ठीक है, ऊपर वाला इरेज कर रहा हूँ, वहाँ पे लिख दे रहा हूँ, नीचे दिखाई नहीं देगा। ठीक है, देखो ये यहाँ से कर दे रहा हूँ। ठीक, देखो अब मान लो M इक्वल था, P1 को इधर लेके आया, हो जाएगा M P1 इक्वल D1R T1। इसके लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल M इक्वल, या P2 भी है ना, कैपिटल M P2 इक्वल D2R T2। ठीक, तो D1 T1 को इधर और M को इधर, ये हो जाएगा P1 अपॉन D1 T1 इक्वल R अपॉन M, ये भी हो जाएगा P2 अपॉन D2 T2 इक्वल R अपॉन M। अभी देखिए यहाँ जो R है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ये जो कैपिटल M है वह उसका मोलर मास है, तो गैस वही है तो मोलर मास चेंज नहीं होगा, यूनिवर्सल गैस चेंज नहीं होगा कांस्टेंट। तो P1 अपॉन D1 T1 इक्वल R/M, P2 अपॉन D2 T2 R/M। तो ये दोनों इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो ये दोनों आपस में इक्वल। सो हमें मिल जाएगा P1 अपॉन D1 T1 इक्वल P2 अपॉन D2 T2, हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको भी लिख लेंगे। इस वाले फार्मूले का यूज भी हम लोग आगे न्यूमेरिकल्स में करेंगे।
इसको ले लीजिए। और फिर लास्ट हमें ये देखना है कि जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है उसकी वैल्यू किन किन यूनिटों में क्या क्या होती है, ठीक है। इसको ले लीजिए, फिर हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की बात करें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू को देखने से पहले हमें डिफरेंट फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन देख लेने चाहिए, क्योंकि डिफरेंट फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन का मतलब ये हुआ कि अभी जो हमने पढ़ा, जितने प्रकार के आइडियल गैस इक्वेशन का हमने मॉडिफिकेशन किया, उन सभी को देख लेते हैं क्या क्या है और कैसे कैसे यूज होंगे। पहला देखिए, अगर मान लीजिए आप कोई सवाल लगा रहे हो और उसमें नंबर ऑफ मोल्स दिया हो, मतलब व्हेन मोल ऑफ द गैस आर गिवन, देन आप फार्मूला यूज करोगे PV इक्वल nRT, ठीक है। क्या यूज करोगे? PV इक्वल nRT। सेकंड देखो, व्हेन मास ऑफ द गैस इज गिवन, अगर मान लो कोई आप सवाल लगा रहे हो और उसमें गैस का मास दिया हो और मास की बात की हो, तब वहाँ पे आप फार्मूला लगाओगे। हम फार्मूला यूज करेंगे PV इक्वल W बाई कैपिटल MRT। यहाँ पे जो W है उसका वेट है और M जो है उसका मोलर मास है। व्हेन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द गैस इज गिवन, मान लो कोई आप यहाँ पे फार्मूला कोई आप लगा रहे हो, कोई सवाल लगा रहे हो, तो उस जगह आपको मोलर कंसंट्रेशन की बात की हो, तो वहाँ पर आप फार्मूला देखो क्या यूज करोगे। फार्मूला वहाँ पे हो जाएगा P इक्वल CRT। P इक्वल क्या हो जाएगा? CRT। देखो P इक्वल CRT कैसा है अभी बता दे रहा हूँ। फार्मूला क्या है? फार्मूला है PV इक्वल nRT। V को इधर भेजो तो हो जाएगा P इक्वल nRT बाई V। अब देखो C इक्वल होता है N बाई V, कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मोल पर लीटर। मोल पर लीटर होता है ना कंसंट्रेशन का यूनिट, तो N क्या है? मोल, V क्या है? लीटर, यानी कि C इक्वल N बाई V, तो P इक्वल क्या हो गया? CRT। तो ध्यान रहे, अगर कोई आप सवाल लगा रहे हो उसके अंदर मोलर कंसंट्रेशन दे रखा है तो P इक्वल CRT यूज करेंगे। तो अगर मान लो कोई सवाल आप लगा रहे हो डेंसिटी दी रखी हो, तो आप यूज करोगे P इक्वल DRT बाई M, ये यूज करोगे आप, P इक्वल DRT बाई M। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक। अब हम देखते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू, लिख लीजिए। चलिए अब देखते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू। वैसे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू मैंने बताया कि वो टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम के यूनिट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसा यूनिट है वैसा R की वैल्यू हो जाती है। तो एट STP, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, R की जो है वो अलग अलग वैल्यूज होती हैं। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू R इक्वल 0.0821, यह होगा लीटर ATM पर केल्विन पर मोल में। दूसरा एक और इसका हो जाएगा, अगर आप सेंटीमीटर क्यूब ATM पर केल्विन पर मोल में लोगे तो हो जाएगा 82.1। R की वैल्यू होगी 0.083 बार क्यूबिक डेसीमीटर पर केल्विन पर मोल। इन CGS में जो इसकी वैल्यू होगी वो होगी R इक्वल 8.314 इंटू 10⁻⁷ अर्ग पर केल्विन पर मोल, या फिर हो सकता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, या फिर हो सकता है 1.987 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, या फिर हो सकता है SI यूनिट। ध्यान रखना SI यूनिट जो होती है R की, यह SI यूनिट हर जगह यूज होता है। SI यूनिट है 8.314 किलो पास्कल क्यूबिक डेसीमीटर पर केल्विन पर मोल। तो ध्यान रहे, जिस टाइप का हमें क्वेश्चंस मिलेंगे, न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, उस हिसाब से हम R की वैल्यू रखेंगे। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चंस है उसके अंदर वॉल्यूम को लीटर में लिया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया है और केल्विन और मोल की बात करें तो आप R की वैल्यू ये वाली रखोगे, ठीक है ना। अगर यहाँ पे प्रेशर कहीं पास्कल में दिया हो, अगर वॉल्यूम को क्यूबिक डेसीमीटर में दिया हो, टेम्परेचर को केल्विन में और मोल में दिया हो, तो ये वाला यूज करेगा। मतलब जिस टाइप का सवाल रहेगा उसी टाइप को आपको R की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं प्यारे बच्चों आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।